बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अमीर बस नकवी आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। इल्मी सिटी पाकिस्तान में अवेयरनेस लाने के लिए आए रोज़ मुख्तलिफ प्रोग्राम अरेंज करता है ताकि इन प्रोग्राम की मदद से पाकिस्तानी कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा हो सके। आज का हमारा टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ऑप्टिमस इन लाइफ पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है तैयबा फरज साहबा को, जो सीनियर लेक्चरर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और स्पीरियट यूनिवर्सिटी में सुबह टाइम लेक्चर भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? Walaikum assalam. Sir, thank you so much for inviting me on the platform of Ilmi City. And it's a great honor for me to talk to youth. स्पेशली जब हम बात करते हैं कि यूथ को हमें गाइड करना है ऑन सॉफ्ट स्किल्स, तो इल्मी सिटी को मैं अप्रिशिएट करूंगी टू बी द प्लेटफॉर्म जहाँ पे स्टूडेंट्स को हम लाइफ के वो एस्पेक्ट सिखा रहे हैं जो उनकी लाइफ में सक्सेस को अश्योर करने का 80% है। यस, यू हर्ड मी राइट कि 80% सक्सेस स्टूडेंट्स की लाइफ में, यंगस्टर्स की लाइफ में तब आती है जो अपनी लाइफ के अंदर टीमिंग स्किल्स को, लीडरशिप स्किल्स को लेकर आते हैं। एंड ऑन द टॉप ऑफ देम इज इमोशनल इंटेलिजेंस। बिल्कुल ऐसे कर मैडम, आपको इल्मी सिटी में वेलकम करता हूँ। तो अपने प्रोग्राम को शुरू करते हुए जो सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, इमोशनल इंटेलिजेंस और ऑप्टिमिस्ट इन लाइफ, इनमें डिफरेंस क्या है और इनकी तारीफ क्या होती है जो आपके नज़दीक होगी? अच्छा, अगर मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँ इमोशनल इंटेलिजेंस को, तो फ्रॉम द नेम यू कैन सी इट्स एन इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं दे आर वेरी स्मार्ट। किसी के पास कोई स्किल है, अगर हम एकेडेमिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हमें सिखा रहे हैं कि हम टेक्निकली कितना साउंड हो सकते हैं। बेसिकली मेरा जो प्रोफेशन है, मेरा जो बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन है, वो कंप्यूटर साइंस है। हम हर तरह के टूल्स सिखा रहे हैं, हर तरह का स्किल सिखा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को टेक्निकली इंटेलिजेंट तो बना रहे हैं, लेकिन आप देखें कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में नहीं सिखाते। उससे होता क्या है, एक इंडिविजुअल जिसके पास मास्टर्स की डिग्री है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, लेकिन वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता, वो अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाता। और अगर मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करूँ, तो हम लोगों ने अपने यूथ को इंटेलिजेंट बनाना है इन द वे ऑफ इमोशंस एज वेल। इमोशंस क्या है कि हम जो फील कर रहे हैं उसको हम समझ सकें, और हम अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल रखते हो। यू नो, द कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमूमन क्या होता है, जो हमारे इमोशंस हैं वो हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। और समटाइम्स अगर हम बात करते हैं ना यूथ से, दे आर अनएबल टू टेल व्हाई दे आर सैड, व्हाई दे आर हैविंग अ बैड डे। उन्हें गुस्सा किस बात पे आ रहा है, और गुस्सा अगर आ रहा है तो उस गुस्से में उन्होंने कैसे रिएक्ट करना है। बचपन से हमें हमें अपने जज्बात के ऊपर काबू रखने का कहा जाता है। हमें कहा जाता है बिल्कुल ऐसे। आपने गुस्सा नहीं करना, गुस्से को दबा के रखना है। आपने जेलस फील नहीं करना, जेलसी नहीं हम्म। होनी चाहिए। आपने बहुत ज्यादा खुश होके एक्साइटमेंट में कोई काम नहीं करना, आपने किसी के ऐसे लिए ही है। बुरा नहीं सोचना। हम दबा रहे हैं हर चीज को दबा के रखा हुआ है। तो इवेंचुअली होता क्या है, हमें पता ही नहीं है कि हमने अपने जज्बात के बारे में इजहार कैसे करना है, उनको कंट्रोल कैसे करना है, उनको एक राइट डायरेक्शन कैसे देनी है। सो यही मैडम हमने ये अपनी तो यूथ को सिखाना है। हम्म मैडम ये तो बात तो होगी, लेकिन बात है का हम जिस तरह आपने हमने हमें अभी कुछ देर पहले बताया, बच्चों की हम तरबियत ऐसे करते हैं भाई गुस्सा नहीं करना, हंसर नहीं करना। लेकिन ये तो अगर हम अपनी पूरी होल कम्युनिटी की भी बात करें तो हर घर में पेरेंट्स की कोशिश होती है कि बच्चों को ये चीज़ों की पर एजुकेशन दी जा सके। तो इसका मतलब ये एजुकेशन ना दें हम बच्चों को अपने? देखिए, अब बच्चे को ये बताना जरूरी है कि आपने जेलस नहीं होना, लेकिन चूंकि हम हम्म, इंसान है ना, अल्लाह ताला ने ये सारे जज्बात बिल्कुल। हमारे अंदर डाले हैं। अगर ये जज्बात हमारे अंदर नहीं होंगे तो फिर हम इंसान ही नहीं है, हम लिविंग थिंग नहीं है, हम रोबोट हैं, या हम ये नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं। बट हमें जेलसी भी फील होगी, हमें गुस्सा भी आएगा, हम किसी के लिए बुरा भी महसूस करेंगे, किसी को नापसंद भी करेंगे। हमने ये नहीं कहना कि आप नापसंद नहीं कर सकते, हमने ये नहीं कहना कि जेलस नहीं होना, जेलसी होगी। और ये एक बड़ी पॉजिटिव फीलिंग है। हमने सिखाना है कि इस जेलसी की फीलिंग को हमने पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हमने हम्म, सिखाना है कि ये फीलिंग तुम्हें आएगी। जब तुम एक अपने फ्रेंड की अच्छी गाड़ी देखोगे तो तुम जेलस फील करोगे,
उस हम्म। जेलसी की फीलिंग से तुमने अपनी लाइफ को सुधारना कैसे है, एक सही पाथ में कैसे लेकर जाना है, इसकी ट्रेनिंग, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। हमने अपने माशरे के अंदर से इन फीलिंग्स को खत्म नहीं करना, इन फीलिंग्स को एक राइट डायरेक्शन देनी है। मैडम सो यहाँ पे ये ना मेरा मैं है। यहाँ पे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में है, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। वो मेरी फैमिली से रिलेटेड है। मेरे ना बड़े भाई के घर जब ना बेटी थी, तो ये कुछ अरसे बाद उनके घर में बेटे की पैदाइश हुई। तो जो भाई की जो बड़ी बेटी थी ना, वो छोटे भाई पे ना जाम वो ना उसे तंग करने के लिए जाम, कभी थप्पड़ मारे, कभी उस पर थूक फेंक दे। तो मैंने उसे कहा, बेटा आपको क्या तकलीफ है, वो आपको कुछ कह रहा है? वो जाम वो उसे मारी है। अब उसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि इसने कहीं से सीखा है। अब ये तो नेचुरल भी एक फैक्ट है ना, हमारी बॉडी में जो नस्ल दर नस्ल इंसान में मुंतकिल होता है। तो अब इस तरह की जो कैफियत है बच्चों में जो पाई जाती है, इस कैफियत को कैसे खत्म करेंगे? अच्छा देखिए, इसमें ये पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है कि जब एक बच्चा है, बड़ा बच्चा है, सारी फैमिली की अटेंशन, सारा प्यार उसको मिल रहा होता है। इवेंचुअली जब एक हम्म। छोटा बच्चा घर में आता है ना, तो वो अटेंशन जो इतने अरसे से एक बड़े बच्चे डिवाइड हो को मिल जाती रही है। थी, वो डाइवर्ट हो जाती है यंगर वन है। अब वो क्या होता है, वो अंदर से जेलस फील कर रहा होता है, वो इनसिक्योर हम्म। फील कर रहा होता है। अब उसका तरीका बीइंग पेरेंट क्या होगा, हम बड़े वाले बच्चे को ज्यादा अटेंशन दें, उसको सिखाएं कि यू आर द बेस्ट वन, तुम बहुत अच्छे हो, ही इज अ यंगर वन, और तुमने इसकी टेक केयर करनी है, तुमने इसको सिखाना है कि क्या सही है क्या गलत है। जब हम बड़े वाले को अटेंशन देंगे ना ज्यादा, तो वो इवेंचुअली अपने छोटे से प्यार करेगा। लेकिन अगर हम हम्म। बड़े वाले को कहें नहीं, यू आर रॉन्ग, यू आर अ बैड बॉय, यू आर अ बैड गर्ल, तो वो इवेंचुअली उस फीलिंग को नेगेटिव ही लेगा। और इसी फीलिंग को अगर हम अपने ऊपर अप्लाई करें, जैसे कि मैं पहले कह रही थी कि अगर हमारे किसी कलीग ने गाड़ी ले लिया, ठीक है, तो हमारे पास जेलसी की एक फीलिंग आ गई है, नेचुरल है, सब में बिल्कुल आती है। ऐसी है। कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हम जेलस फील नहीं करते, या हम्म। हमारे दिल में नहीं आता कि यार इसको क्यों मिल गई है, व्हाई डोंट वी हैव दिस इन आवर लाइफ। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, वो फीलिंग आ गई, दो रास्ते हैं हमारे पास। पहला रास्ता ये है कि उसकी गाड़ी को देख देख के हम जलते रहें, हम कहें कि ये तो इस हम्म। काबिल नहीं था कि इसे गाड़ी मिले, हम उसके बारे में बुरा सोचें, या उसको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, चाहे वो उसकी रेपुटेशन को खराब करने के हवाले से है, उसके करियर के अंदर हम जो है मुश्किलात खड़ी करना शुरू कर दें। देखें, इमोशन जो है ना, दैट्स एन एनर्जी। ये जो जेलसी है ना, ये बेसिकली एक एनर्जी है। हम इस एनर्जी को एक बुराई के रास्ते की तरफ लेकर जाते हैं, या इस एनर्जी को हम अच्छाई की तरफ लेकर जाएं, ये हमारी चॉइस होगी। हमने चूज करना है कि हमने जेलसी फील करते हुए दूसरे की लाइफ को मिजरेबल बनाना है, या हमने इतनी मेहनत करनी है कि आज उसके पास गाड़ी है, आने वाले कुछ महीनों में हम उसको ले लें। ठीक है, तो ये एनर्जी है जेलसी, इसको हमने एक राइट डायरेक्शन देनी है, एक सिम्त देनी है कि ओके, ही हैज द कार, आई वॉन्ट टू हैव इट टू। मैं कैसे ले सकती हूँ, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे देखना पड़ेगा कि जिस मुकाम पे वो आज पहुंचा है, मुझे वहां तक पहुंचने या उससे आगे निकलने के लिए क्या क्या कुछ करना है। फिर मैं अपने गोल्स डिफाइन करूं। ठीक है, तो जेलेसी एक गलत फीलिंग नहीं है। उस फीलिंग को हम अपनी लाइफ के अंदर किस तरह से लेकर आते हैं, उस एनर्जी को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक हो गया मैडम, आपने बहुत खूब अच्छा बताया। मैडम जिस तरह हमने अच्छाई और बुराई, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की, तो नेगेटिव तो हर एक की बॉडी में, हर एक के माइंड में ख्यालात आते हैं। तो जो नेगेटिव इमोशंस हैं, इन्हें हम कैसे खत्म करके और पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है सर। देखें, हमारे अंदर ना जो हमारा ब्रेन है ना, ये हमारे बचपन से ही ट्रेन हो गया होता है। जब एक बच्चा अपनी मदर की वार्मथ में होता है ना, वहीं से वो फीलिंग्स को स्टोर करना शुरू कर देता है अपने ब्रेन के अंदर। फॉर बिल्कुल। एग्जांपल, अगर अ मॉम इज स्केयर्ड फ्रॉम लिजर्ड्स, उसको छिपकली से डर लगता है, तो ऑटोमेटिकली जो न्यू बॉर्न बेबी होगा ना, उसके सबकॉन्शियस के अंदर होगा कि जब भी उसने छिपकली को देखना है, उसने डर जाना है। ठीक है, हम्म। सिमिलरली हम लोग कभी किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं ना, तो हम फौरन से हाथ पीछे खींच लेते हैं। उसकी रीजन क्या है, हमारे ब्रेन के अंदर कोड हो चुका हुआ है, लाइक इफ यू आर गोइंग टू टच समथिंग हॉट, यू नीड टू टेक अवे योर हैंड। तो ये कोड बिल्कुल। हो चुकी हैं चीजें। सिमिलरली हमारे घर में जब हम अपने बड़ों को देखते हैं कि गुस्सा आ गया है, और गुस्से में आके वो चीजें फेंकना शुरू कर देते हैं, या वो शाउट करना शुरू कर देते हैं, तो जो बच्चा देख रहा होता है ना, उसके सबकॉन्शियस के अंदर ये चीज रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है कि जब भी मुझे गुस्सा आएगा, आई नीड टू थ्रो थिंग्स, मुझे चीजें फेंकनी है, मुझे चीखना चिल्लाना है। ये चीजें हम अपने घर से अपने अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल,
अब हम बड़े हो गए हैं, हमारे ब्रेन में ये चीजें स्टोर हो चुकी हुई हैं, हमें पता है कि गुस्सा आता था तो हमारे बड़े चीखते थे, हमने भी चीखना है। लेकिन मुझे ये चीज रियलाइज हो गई है कि ये गलत है। अब मैंने करना क्या है? अब मैं, चूंकि अशरफुल महलूकात हूँ, अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे अफजल बनाया है, जब मुझे पता बिल्कुल चल ऐसे गया है है। कि ये बिहेवियर गलत है, अब मैंने करना क्या है? जब मुझे गुस्सा आएगा ना, फौरन रिएक्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है ना, वो वहां से आता है जो हमारी ब्रेन की ट्रेनिंग हो गई हुई है। तो हमारी ब्रेन हम्म। की ट्रेनिंग में कहना है कि गुस्सा आएगा तो चीजें फेंकना शुरू कर दो, चीखना शुरू कर दो। नो, जब आपको पता है कि ये गलत है, हमारे मजहब ने हमें कहा है, अगर आपको गुस्सा आ गया है, खड़े हो तो बैठ जाओ। उसकी रीजन बैठ पता है जाओ। क्या? उसकी रीजन ये है कि जब हमें गुस्सा आएगा ना, तो इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देना, बैठो। जब हम बैठ जाएंगे ना, तो वो मैसेज हमारे रैशनल ब्रेन की तरफ जाएगा, और रैशनल ब्रेन हमें कोई भी गलत कदम उठाने से रोक देगा। हमने बिल्कुल। अपने बिहेवियर को चेंज करना है। हमारा बिहेवियर है चीजें फेंकना, हमने कहना नहीं, मैं ये नहीं करने वाला। मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, इस तरह से नहीं कि मुझे दबाना है। दबाना नहीं है। अगर हम दबाएंगे ना, तो दबाते दबाते एक दिन ऐसा आएगा कि हम कहते हैं ना, आतिफिशानी पहाड़ की तरह फटते हैं फिर लोग। हमने गुस्से को दबाना नहीं है, हमने गुस्से को रियलाइज करना है दैट आई एम एंग्री, मुझे इस पे गुस्सा आया हुआ है, इस बात पे आया हुआ है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू। ठीक है, अपने आप को सुकून में भी लेकर आना है, गुस्सा निकालना है, लेकिन गुस्सा निकालने का तरीका सीखना है। हम में से बहुत सारे बिल्कुल। लोग ऐसे होंगे, अगर हमें अभी कोई सुन रहा है, तो बहुत सारे लोगों को बचपन में कहा गया होगा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये तो पढ़ ही नहीं हम्म। सकता, ये तो है ही लाइक, ये अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बन सकता। अब दो तरह के लोग होते हैं। पहला वो होता है जो इस बात को सुनता है, गुस्सा करता है और क्या कहता है, जाओ मैंने अब कुछ करना ही नहीं है, वो बैठ जाता है, वो सब कुछ करना छोड़ देता हम्म। है, वो कहता है हाँ मैं हूं नालायक, मैं कुछ नहीं करूंगा अपनी जिंदगी में। दूसरी टाइप का पर्सन वो होता है जो उस कमेंट को लेता है और उसको चैलेंज में कन्वर्ट करता है। देखें, गुस्सा पहले वाले को भी आया, उसने उस गुस्से की एनर्जी को किस तरह चेंज किया, डिस्ट्रक्टिव वे के अंदर, के जाओ मैं अब कुछ भी नहीं करूंगा। जो सेकंड पर्सन है, उसने उस एंगर की जो एनर्जी है उसको किस तरह से लिया, मैं प्रूव करूंगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं प्रूव करूंगा कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है और मैं इनको गलत साबित करूंगा। ठीक है, तो ये दो तरीके थे गुस्सा निकालने के। एनर्जी थी, एंगर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी को आप डिस्ट्रक्टिव वे में यूज करके अपने आप को खराब कर लें, डिस्ट्रॉय कर लें, या उस एंगर को आप यूज करें एक पॉजिटिव एनर्जी में, अपने लिए गोल सेट करें कि यस, now I'm going to prove that I have capabilities to achieve whatever I want to do in my life. तो गुस्सा बिल्कुल है मैंने सही कहा। निकाल, लेकिन सीमित अपनी डायरेक्शन जो है वो सही हमने चूज करनी है। मैडम अभी यहाँ पे जितना आपने स्टूडेंट की बात की, कुछ बच्चे होते हैं जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। अभी इसका एनालिसिस कैसे करेंगे? और इसके साथ ही आपसे मेरा जो दूसरा सवाल होगा कि जिन बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस कम है, उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे ज्यादा किया जा सकता है, वो तरीकाकार भी आप साथ। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि जिन स्टूडेंट्स के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, वो अपनी लाइफ में ज़्यादा अचीव कर पाते हैं। ठीक है, ठीक हो। उसकी रीज़न ये है कि जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस होगी ना, वो सबसे पहले अपने इमोशंस को रियलाइज करेगा। अगर वो बहुत खुश है ना, तो वो अपना रिमोट कंट्रोल उस खुशी को नहीं दे देगा और ऐसे वादे नहीं कर लेगा जो वो पूरे नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो रिमोट कंट्रोल है ना, ये हमने अपने इमोशंस के हाथ में नहीं देना, कि मेरा गुस्सा ड्राइव करे कि आज का दिन मैंने क्या करना है, मेरी उदासी ड्राइव हम्म। करे कि आज का दिन मैंने सिर्फ बैठ के सैड सॉन्ग सुनने हैं और मेरा पूरा दिन निकल जाए। मैंने रिमोट कंट्रोल रखना है अपने हाथ में, और मैंने अपने इमोशंस को ड्राइव करना है कि ओके फाइन, टुडे आई एम फीलिंग सैड। इस सैडनेस की जो एनर्जी है, इससे मैंने अपने दिन को जाया करना है या मैंने अपने दिन को जाया नहीं करना। सवाल आपका पहला ये था कि जिन स्टूडेंट्स में इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, वो अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल कैसे होते हैं? उसकी रीजन ये है बिल्कुल। कि वो अपने इमोशंस को समझते हैं, और अपने इमोशंस को समझते हुए वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर अपने आप को लेकर जाते हैं। वो अपने गोल हम्म। सेट करते हैं कि ओके, मुझे अगर ये इंसान नापसंद है, तो मैंने इसके हर अच्छे काम में बुराई नहीं निकालनी। ठीक है, मुझे ये इंसान इतना पसंद नहीं है, लेकिन मेरी नापसंदीदगी उसके अच्छे काम की बुराई नहीं करेगा। मैं एक्सेप्ट करूंगा या मैं एक्सेप्ट करूंगी, ही इज अ वंडरफुल पर्सन, और जो उसने सही काम किया है मुझे उसको अप्रिशिएट करना है। ठीक है, और अपने अंदर गलत फहमियों को पाल के किसी इंसान से नफरत नहीं करनी है। हमें क्या होता है, एक पर्सन लेट्स सपोज आज उसका मूड खराब था,
लेट्स सपोज अगर हम ऑफिस प्लेस की या वर्क प्लेस की बात करें, वहां पे एक एम्प्लॉय का मूड खराब था, उसने मुझे कुछ कह दिया आज, और मैं अपने दिल में उस बात को रख के उस एम्प्लॉय से, उस कलीग से नफरत करना शुरू कर दूं कि ये है ही बुरा। अगर एक ऐसा एम्प्लॉय है ना, तो वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हो सकता है सामने वाले के साथ आज कोई मसला हो गया जिसकी वजह से मूड खराब था। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, इमोशनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स अपने टीम फेलोज के इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं और उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। अपने इमोशंस को पहले समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे अपने इमोशंस का पता है, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हूँ, फिर मैं सामने वालों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करूंगी और उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। दूसरा आपका सवाल ये था कि जिन स्टूडेंट्स में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, उन्हें हमने किस तरह से गाइड करना है कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाए। ओके, दिस इज द रियल थिंग जिसके ऊपर हमने काम करना है। अगर हम आज की जनरेशन की बात करें ना, तो हमारा और उनका जो जनरेशन गैप है ना, वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आज से अपने से उन स्टूडेंट्स की बात करूं जो मुझसे 3 साल छोटे हैं या 4 साल छोटे हैं, तो ये 3-4 साल का जो गैप है ना, ये जनरेशन गैप है। हम हम्म। बच्चों को कहते हैं कि तुम किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते, तुम्हें कोई अपनी जिंदगी में पसंद नहीं आना चाहिए। हमारा कल्चर कहता है कि ये हो ही नहीं सकता कि तुम किसी को पसंद करो। हम नहीं कर सकते ऐसा। हम अपने बच्चों को ये मना नहीं कर सकते कि आपको कोई पसंद नहीं आ सकता, आपको कोई नापसंद नहीं आ सकता। क्यों? ये फीलिंग्स हैं, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हमारे अंदर ये फीलिंग्स डाली हैं। हमने अपने बच्चे को समझाना है कि अगर तुम्हें कोई पसंद है, कोई नापसंद है, अगर तुम्हें किसी पे गुस्सा आ गया है, तो अब तुमने करना क्या है। गुस्से की कंडीशन में बैठना है, सोचना है कि तुम्हें गुस्सा किस पे आया है। ठीक हो जिस गया। पे आया है, जिस बात पे आया है, उस बात को अंडरस्टैंड करो कि उसका रूट कॉज क्या था। अगर तुम्हें अपनी चीज जो तुम्हारी मिसप्लेस हो गई है घर में, तुम जहां पे रखते हो वहां पे आज नहीं पड़ी हुई, तो इसमें गुस्सा नहीं करना। इट कैन हैपन, ये हो सकता है। तुम्हें गुस्सा आएगा, उस गुस्से को निकालने के लिए तुम जॉगिंग पे निकल जाओ। ठीक है। हम्म। ये एक बड़ी अच्छी एक मिसाल थी कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो बच्चे को पिलो दें, वो पिलो को पंच करे और अपने अग्रेशन को निकाल ले। क्यों? छोटे हम्म। बच्चे को नहीं पता कि उसने अपने गुस्से को किस तरह से कैसे निकालना है। निकाल। लेकिन गुस्से को दबाना नहीं है। अगर आपको एक अपना टीममेट पसंद नहीं है, तो आपको वो नहीं पसंद इस वजह से आप टीम चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू वर्क विद हिम। यू नीड टू डिसाइड कि उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज कौन सी हैं। हर चीज का नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देखना कि ये तो काम ही नहीं करता, इसे तो बात करने की तमीज ही नहीं है, मैं इसके साथ टीम में काम नहीं कर सकता। बीइंग एन इंस्ट्रक्टर, मुझे ये हर सेमेस्टर में और हर क्लास में देखना पड़ता है कि स्टूडेंट्स आर सेइंग आई कांट वर्क विद हिम बिकॉज मेरी उसके साथ बनती नहीं है। और हम्म। मैं उन्हें कहती हूँ कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए जाओगे, नोबडी इज गोना आस्क यू कि आपकी इसके साथ बनती है या नहीं बनती। या आप अपने फ्रेंड्स को अपने साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए नहीं लेके जा सकते। वट यू नीड टू डू इज यू नीड टू थिंक अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन। हर इंसान के अंदर अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी बुराई। होती हैं। हम क्या कर रहे होते हैं? हम सिर्फ बुराइयों को देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम उसके बारे में बुरा ही सोचते हैं। हम्म। आपने अच्छाइयों के बारे में सोचना है और उस पर फोकस करके अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। आपको नहीं पसंद, कोई बात नहीं है, हर कोई आपको पसंद नहीं हो सकता, या हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको ना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं आपकी लुक्स के लिए, कि आप खूबसूरत नहीं है, आप गोरे नहीं है, आप लंबे नहीं है, आपकी बॉडी ऐसी है, आप मोटे हो। तो किसी को भी आप खुश नहीं कर सकते। ठीक है। वट यू नीड टू डू इज कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, यू आर गुड। अपनी क्वालिटीज के ऊपर काम करना है, अपने इमोशंस के ऊपर काम करना है, अपने आप से सेटिस्फाई होना है। व्हेन यू आर सेटिस्फाइड हम्म। विद योरसेल्फ, यू कैन डू वंडर्स। मैडम, ये तो आपने बातें सुन लेके अगर हम इसे प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो ऐसे देखने में आता है कि भाई एक बच्चा जिसने एक बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल की है और दिल लगा के मेहनत की है, लेकिन जब वो जॉब में कोशिश करता है तो उस सेंस में उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, तो उसकी जो इमोशन को जो ठेस पहुंचे तो वो कहता है बहुत परेशान या कुछ उल्टा सीधा कदम उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को आप क्या कहेंगे?
देखें, वही बात है कि हम मायूस होते हैं अपनी ज़िंदगी में, और हम ये नहीं कह सकते कि हम मायूसी को महसूस नहीं कर सकते, या कोई भी इंसान ये नहीं कहेगा कि मैं कभी भी मायूस नहीं हुआ अपनी ज़िंदगी के अंदर। मायूस होना एक फीलिंग है, नेचुरल सी बात है। लेकिन अगर मैं अपने रिलीजन को साइड पे भी रख दूँ, हमारा मज़हब ऐसे कहता है हम्म, कि आपने मायूस नहीं होना। क्यों? क्योंकि अल्लाह की ज़ात जो है वो हर चीज़ बेहतरीन वक़्त पे बेहतरीन चीज़ लेकर आती है। अगर मैं अपने रिलीजन को भी साइड पे भी रखूँ, तो अब मायूस आपने नहीं होना। उसकी रीज़न क्या है? ये फीलिंग आ गई है। आप होंगे मायूस। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बेनिफिट ले जाता है उसका कोई और। कोई और उस बात का क्रेडिट ले जाता है। अब इस मौके पे जब काम सारा आपने किया, लेकिन क्रेडिट कोई और ले गया, यहाँ पे आपने क्या जी, करना है? यहाँ पे आपने बैठ के देखना है कि आपने इमोशनली दूसरों के साथ अपने रिलेशन को कैसे मैनेज करना है। पता है हम्म, क्या होता है? व्हेन यू आर डूइंग समथिंग और आप सिर्फ काम कर रहे हैं। मेरे एक कलीग हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी एक मिसाल दी थी कि एक पर्सन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिर्फ ढोल बजा रहा होता है, आई एम डूइंग समथिंग, आई जी, एम डूइंग समथिंग। एक एम्प्लॉय होता है जो सिर्फ काम कर रहा होता है। जो सिर्फ काम कर रहा होता है ना, उसके बारे में किसी को पता नहीं होता। वो किसी के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करता कि मैंने ये काम किया है। ठीक है? और जो सिर्फ ढोल बजा रहा होता है ना, वो सबको बता रहा होता है आई एम वंडरफुल, आई एम डूइंग वंडर्स, और सब उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। इवेंचुअली ये दोनों टाइप के एम्प्लॉयज जो है ना, ये निकाले जाते हैं। उसकी रीजन क्या है कि ढोल बजाने वाले की असलियत भी सामने आ जाती है, और जो सिर्फ काम कर वक्त रहा के होता है वक्त उसको देख आने पे। के निकाल दिया जाता है कि ये तो कुछ करता ही नहीं है। तो आपने हम्म, करना क्या है? एक हाथ से काम करना है, एक तरफ से ढोल बजाने हैं। ठीक है? दोनों काम ठीक है। करने हैं। अगर आपको जॉब नहीं मिली, आपकी जॉब पे आपको प्रमोशन नहीं मिला, इसकी रीजन ये है कि यू हैवंट ब्रांड योरसेल्फ राइटली। आपके अंदर काबिलियत है, आपने बताया ही नहीं है सामने वाले को, आपने प्रेजेंट ही नहीं किया कि आपके अंदर एबिलिटीज क्या हैं। तो जब आप जॉब हम्म, इंटरव्यू के लिए जाएं, सबसे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ के जाएं कि उसका माहौल कैसा है, वो किस तरह के एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहे हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। देखें, जब आप किसी के बारे में रिसर्च के साथ जाएंगे ना, तो जो इंटरव्यू करने के लिए बैठा हुआ है वो ये देखता है कि जो इंटरव्यू देने के लिए आया है, ये हमारे बारे में कितना सीरियस है, इसे मेरी हम्म, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कितना पता है, ये कितना एम्पैथिक लिसनर भी है, और ये कितनी एम्पैथी के साथ मेरे बारे में पढ़ के आया कि मुझे क्या चाहिए। जब भी कोई बिल्कुल। आपको हायरिंग करने के लिए बुलाता है ना, तो वो ऐसे एम्प्लॉय को रखना चाहता है जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन को चार चांद लगा दे। तो आपने बताना है हम्म, कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को चार चांद लगा कैसे सकते हैं। आपको उसकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स के बारे में भी पता है, उनके पेन पॉइंट्स पता है कि उनके अभी मसाइल क्या हैं, उनके मसाइल का हल लेके चले जाएं, वो आपको रख लेंगे। और अगर नहीं रखा, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। मायूस हो गए है ना, कोई बात नहीं है। एक जगह से नहीं जी, जी, मिला, जरा। इसका मतलब है कि आपने वहां पे नहीं जाना था। आपकी किस्मत में कहीं और लिखा हुआ है, लेकिन किस्मत बनानी भी पड़ती है। ठीक है? हम हाली ये नहीं कह सकते मेरी किस्मत ही खराब है। नो, यू आर द हम्म, वन जिसने अपनी किस्मत बदलनी है अपनी मेहनत के साथ। ठीक है? तो मायूस हो बिल्कुल। गए हैं, उस मायूसी की एनर्जी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें। कैसे? अपने आप को समझाएं कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर मुझे एक जॉब नहीं मिली है ना, कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह अप्लाई करूंगा। मैं वहां पे अपने आप को करेक्टली ब्रांड करूंगा। मैं बताऊंगा मैं कितना काबिल हूँ। मैं बताऊंगा कि अगर वो मुझे रखेंगे तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी जबरदस्त बन जाएगी। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। मैडम बिल्कुल बहुत आपने अच्छी बात की। मैडम, जिस तरह आपने मायूसी का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो हर इंसान को एक जीने की उम्मीद होती है। तो कभी कभार ऐसा देखने में है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें चेकअप के लिए जाते हैं, तो कोई ऐसा मर्ज हमें लगा होता है जिसका हमें उस टाइम अंदाजा नहीं होता, लेकिन डॉक्टर साहब हमें नहीं बता देते। वो कहते हैं जी आप ठीक हो जाएंगे। और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो आपको आपके मर्ज के बारे में बताते हैं और कहते हैं जी भाई आपका टाइम खत्म हो गया है, आप 2 या 3 दिन के मेहमान हैं। तो ये जो इस जिंदगी में जो उम्मीद थी, वो उम्मीद तो टूट जाती है ना उस टाइम। अच्छा, सर उसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो अगर कोई डॉक्टर इस तरह से कहता है ना, तो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो ठीक करनी पड़ेगी। बिकॉज यू कैन नॉट से दैट थिंग टू अ पेशेंट। अब अगर किसी ने आपको बता दिया है कि यू आर नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग, या आपको बहुत बड़ी डिजीज है, तो इसमें आता है कि अब हमने उस मायूसी से, जिसमें हमें ये कह दिया गया है कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, उस मायूसी से आपने कैसे लड़ना है। देखें, बिल्कुल। अब देखें, हमारे पास टाइम कम है। इस कम टाइम हम्म, के अंदर मैं अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा क्या करके चला जाऊं या चली जाऊं जिससे लोग मुझे याद रखें। देखें, हर बिल्कुल। इंसान इस दुनिया में आया है और उसने दुनिया से चले जाना है।
अगर मैं अपनी बात करूं या मैं आपकी बात करूं तो मुझे हमेशा ये आता है कि मैं अगर इस दुनिया से चली जाती हूँ तो पीछे कितने लोग हैं जो मुझे याद रखेंगे? क्या मेरे लिए सिर्फ जो मेरी मेमोरीज है मेरे घर वालों के पास होंगी, या मैंने कुछ ऐसा किया है कि दुनिया में मेरे घर वालों के अलावा भी कुछ लोग होंगे जिनकी जिंदगियों में मैंने मस्बत असर अंदाज मैंने किया है, या जिनकी जिंदगी के अंदर एक मैंने पॉजिटिव चेंज लेकर आई हूँ। अब उसके लिए हमें क्या करना है? अगर हमारी जिंदगी के अंदर हमें पता चल गया कि कम टाइम रह गया है, तो वो जो हर मिनट है ना हमारी जिंदगी का, उसको हमने यूटिलाइज करना है। अगर हम हिम्मत हार देंगे ना, तो अगर हमने चंद महीने जीना है ना, तो वो चंद दिन बन जाएंगे। अगर हमें चंद दिन कहे गए हैं ना, तो वो चंद घंटे बन जाएंगे। आपने उन चंद दिनों में या महीनों में पूरी जिंदगी जीनी है। हमारा सेटअप पता है क्या? हमारा जो कल्चर है, हम सारी जिंदगी काम करते हैं, काम कर करके कमा कमा के हम बैंकों में रखते हैं, ठीक है, अपने बच्चों के लिए पैसा छोड़ देते हैं, और एंड में क्या होता है, जब हम लोग इतना पैसा कमा चुके होते हैं कि ठीक है, वी हैव एवरीथिंग, तो हमारा अपना बुढ़ापा शुरू हो गया होता है, और हम कहते हैं कि चलो ठीक है, हम ना बाद में इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ, और फिर पता चलता है कि ऐसे हम ही तो है। अब ज्यादा दिन नहीं वाले। तो आपने कम वक्त में ज्यादा जीना है। अगर पता चल गया ना कि कम दिन रह गए हैं, तो हिम्मत नहीं हारनी। अब कम टाइम है, पता चल गया कम टाइम है, ज्यादा काम करो, ज्यादा लोगों के लिए भला करो, लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, कि जब आप चले जाओ तो लोग आपको अच्छे लफ्जों में याद करें, सिर्फ आपके घर वाले नहीं, ज्यादा लोग हों जो कहें कि यस, इस इंसान ने मेरी जिंदगी के अंदर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डाला है, इसने मेरे लिए मुझे जॉब ढूंढ दी है। किसी को जॉब ढूंढ दे, किसी को पढ़ा दे, किसी के पास अगर फीस नहीं है तो उसकी फीस दे दें, ठीक है, कोई फैमिली मेंबर परेशान है, उसको सिर्फ दिलासा दे दें, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम्म, बातें होती हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो बिल्कुल हम ऐसे ही है। उनके लिए जॉब्स ढूंढ के दे सकते हैं, उसका सीवी लेके कहीं आगे फॉरवर्ड कर दें, उसे दिलासा दें कि यार इट्स ओके, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तो दिन कम है, ज्यादा जिए कम दिनों के अंदर, मायूस नहीं मैडम, होना। जितना मायूस का भी इस्तेमाल किया और आपने कहा जी वक्त कम है, तो अगर हम यहाँ पे उस पेशेंट को उम्मीद दे दें कि आप मेहनत करें, आप वॉक करें या इस तरह की मेडिसिन का रेगुलर इस्तेमाल करें, तो आप एक ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो उससे वो बंदा ज्यादा देर जिंदा भी तो रह सकता है, उस बीमारी से उसको निकल भी तो सकता है ना आसानी से। सर देखें, सबसे पहली बात ये है कि अगर उसके पास विल पावर आप उसको जनरेट करने में हेल्प कर देते हैं ना, तो विल पावर के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारी दुनिया में ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनको कहा गया कि आपके पास बहुत कम दिन हैं, ठीक है, जी। लेकिन उनकी विल पावर ने उन्हें रिकवर करने में आसानी दी, ठीक है। तो ये जो हमारी बिल्कुल। विल पावर है ना, यही सारी बात है कि हमने अपनी जिंदगी के अंदर ऑप्टिमिज्म कैसे लेकर आना है। हम कहें कि नहीं, वी कैन फाइट विद दिस डिजीज, हम लड़ सकते हैं। हमें अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत के बारे में ये नहीं बताया कि हम कब मरने वाले हैं, वो अल्लाह को पता है, ठीक है, और एक दिन मुकर्रर है ना, उससे ज्यादा कोई जी सकता है ना उसके उससे पहले कोई जा सकता है। तो अगर वो दिन मुकर्रर है, तो आप अपनी विल पावर से देखें, हम हमेशा कहते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब थी। जब भी कोई बुरा होता है ना, हम कहते हैं हमारी हम्म। किस्मत ही खराब थी, और जब कुछ अच्छा होता है हम कहते हैं ये तो मेरे मेहनत से किया है। तो हम बिल्कुल अपनी ऐसे। किस्मत को अपनी मेहनत से बदल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है अल्लाह पाक ने ये लिखा हो कि अगर अपनी जिंदगी के अंदर ये पॉजिटिविटी लेकर आता है, अगर ये मायूस नहीं होता, ये ज्यादा मेहनत या कोशिश करना शुरू करता है, अपनी हेल्थ परस्पेक्टिव से परहेज करना शुरू कर दे, वॉक, जैसे आपने कहा, वॉक करना शुरू कर दे, अपना इलाज करवाना शुरू कर दे, तो वो यकीनन जितनी उसको लिमिट बताई है डॉक्टर ने, उससे ज्यादा भी जी सकता है। हमारे बुजुर्गों का प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी फैमिली में भी बड़े हैं, वो क्या कहते हैं, ठीक है ब्लड प्रेशर है ना, कोई बात नहीं, जितनी जिंदगी लिखी हुई है उतनी जीनी है, तो सब कुछ खाओ पियो। ऐसा नहीं है। हम्म, अगर आपको पता चल गया आपको क्या प्रॉब्लम है, आपने उसका इलाज कराना है, उसके लिए आपने फाइट करनी है, ओके। और यही पॉजिटिविटी है कि आपने ये नहीं सोचना देखी जाएगी जो होगा, नो। जो आपके डिसीजंस हैं, जो आपके इमोशंस हैं, अगर आप उनका सही इस्तेमाल करते हैं तो आप बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। जब भी आपने गलत डिसीजन लिया, इमोशंस में आके आपने जब भी कोई डिसीजन लिया है ना, वो हमेशा गलत होता है, और हम फ्यूचर में उस पर रिग्रेट करते हैं। अगर हम क्रिमिनल्स की बात करें ना, आप जेल में जाके जरा जो क्रिमिनल्स हैं उनसे इंटरव्यू करें कि तुमने क्यों कत्ल किया था, तो वो यही कहेगा कि मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो वो क्या था, उसने रिमोट अपने गुस्से के हाथ में दिया हुआ था, गलत फैसला किया इमोशंस में। अगर वो उस टाइम अपने इमोशन को काबू करता और सोचता, जरा बैठ जाता, अपने आप को सोचने का वक्त देता, तो वो कत्ल ना करता, वो जुर्म ना बिल्कुल करता, वो जानी या माली नुकसान ना पहुंचाता। तो सिमिलर इज द केस हियर, कि अगर आपको पता है कि मैं
जो फैसला लूंगा या लूंगी उससे मेरी सेहत और मेरी जिंदगी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, तो बीइंग अ रीजनेबल पर्सन आपने सही फैसला करना है। आपने जज्बात में आगे नहीं करना, नहीं कोई बात नहीं, देखी जाएगी, सब मीठा खा लो, सब नमक मिर्च मसाले खा लो, आई एम गोइंग टू बी फाइन, नहीं, इस तरह से नहीं है। आपने राइट डिसीजन लेना है ताकि आपको रिग्रेट ना हो। सो टेक बेटर मैडम डिसीजंस इन। जिस तरह आपने बात की जिंदगी में मीठे के बारे में, तो मेरे एक रिलेटिव है, उनका मैंगो ने बहुत पसंद है, आम बहुत पसंद है। जैसे ही उन्हें शुगर पेशेंट भी है, तो जैसे ही आम का सीजन आना है, उन्होंने आम की पेटियां भी मंगानी है, आम खाने हैं, और डेली रात को कोई 2 या 3 घंटे उन्होंने डेली वॉक करनी है, और वॉक करके मेरी जी शुगर बैलेंस होगी, अब मैं दोबारा खाऊंगा। अच्छा सर, ये असल में ना बात वही है कि इमोशनल इंटेलिजेंस हम लोग जो हमारे बड़े हैं उनको उस तरह से नहीं सिखा सकते, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, अपने आप को बदलने की जो कैपेसिटी है ना वो खत्म हो जाती है। 40 के बिल्कुल ऐसे बाद ही। आपकी इंसान की आदतें बदल दो, ये बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो जितना कम उम्री से हम बच्चों को, अपनी यूथ को गाइड करना शुरू कर दें इमोशंस को कंट्रोल करने के ऊपर, इन द सेंस के राइट डायरेक्शन में लेके जाना, इमोशंस को खत्म नहीं करना। हम्म, इमोशंस खत्म हो गए तो आप इंसान की कैटेगरी से निकल जाएंगे। आपने बिल्कुल ऐसे छोटी ही। उम्र से सिखाना है, हम अपने बड़ों को नहीं समझा सकते। रीजन इज कि 40 के बाद अगर कोई इंसान अपने आप को बदल दे तो वो मिरेकल है, और वो बहुत कम लोग हम्म, होते हैं जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो जब इमोशनली इंटेलिजेंट होने की बात कर रहे हैं ना, तो ये हमें टीन एज से अपने बच्चों को सिखाना है। टीन एज में जब उनके हार्मोन्स बदल रहे होंगे, उन्हें लोगों से कोई दूसरा जो ऑपोजिट जेंडर है उनमें से कोई पसंद आ रहा होगा, वो आपकी बगावत कर रहे होंगे, जो आप कह रहे होंगे उसकी ऑपोजिट जाएंगे, तो ये वो हम्म, उम्र होगी जहां से हमने उन्हें गाइड करना है। अगर वो ठीक आप हो उसको गया। मना कर रहे हैं, बच्चे वही काम करेंगे जिससे आप मना कर रहे हैं। तो आपने करना क्या है, आपने ऑपोजिट करना है। ठीक है, मैडम आपने जिस बच्चे तरह को इसे बताना है। जज्बाती जहनीत और विल पावर की बात की है, तो ये दोनों क्या सिमिलर भी हैं? नहीं, जज्बातियत इमोशंस के हैं, देखो जब हम किसी को कहते हैं ना कि ये बहुत जज्बाती है, इसका मतलब ये है हम्म, कि उसे अपने इमोशंस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। जज्बाती इंसान क्या होता है कि जब वो परेशान या उदास होता है या हर्ट होता है, तो वो या तो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है या दूसरों को नुकसान या किसी पहुंचाने को। की कोशिश। आप देखें आजकल जो सुसाइडल रेट है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसकी रीजन हम्म, क्या है कि ये जो टीवी के ऊपर हम बच्चों को ड्रामे दिखा रहे हैं, मूवीज दिखा रहे हैं, उसमें हम एक्सट्रीम इमोशंस दिखाते हैं। एक्सट्रीम इमोशंस किस हम्म, तरह से दिखाते हैं कि मोहब्बत हो गई है तो सब कुछ छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, दुनिया खत्म हो गई, और अगर वो इंसान नहीं मिला तो खुद को मार लो, या अगर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर फेलियर आ गया है तो जिंदगी को खत्म कर लो, रो रहे हैं, उदासी वाले गाने चल रहे हैं, सैड सॉन्ग एंड ऑल। सो हम अपनी यूथ को क्या दिखा रहे हैं कि जब आपके इमोशंस कोई आ गए हैं ना तो उसमें आपने एक्सट्रीम पे जाना है, एक्सट्रीम पे नहीं जाना। मोहब्बत, नफरत, उदासी, ये सारे इमोशंस हमें एक बैलेंस स्टेट में रखने हैं। मोहब्बत हमें क्या सिखाती है, मोहब्बत हमें ये सिखाती है कि हमने डेडिकेटेड रहना है, हमने फोकस्ड बिल्कुल। रहना है। तो वो जो एनर्जी है ना, ये जो पावर है, इमोशन लव की जो एनर्जी है, इसे अब हमने राइट डायरेक्शन देनी है। कि जिस तरह से हम किसी ह्यूमन बीइंग के लिए अफेक्शन फील कर रहे हैं, उस तरह की मोहब्बत, उस तरह का फोकस हमने अपनी लाइफ के अंदर जो हमारा गोल है कि हम अपनी जिंदगी में बनना क्या चाहते हैं, उस तरफ लगाना है। उस गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ उसी के बारे में सोचना है, उसी के बारे बिल्कुल। में काम करना है। अगर हम उदास हो गए हैं ना तो उदासी में आके सैड सॉन्ग नहीं सुनने जिस तरह से फिल्मों में होता है, या जिंदगी खत्म नहीं कर लेनी, नो। उदासी आएगी, नाकामी भी हम्म, मिलेगी, आपको रिश्तों में भी नाकामी होगी, आपको आपकी एजुकेशनल लाइफ के अंदर भी नाकामी महसूस करनी पड़ सकती है, और प्रोफेशनल लाइफ में भी। करना क्या है, गिरना है तो गिरे नहीं रहना, गिर के उठना है। जो हम्म, गिर के उठते हैं ना उनकी विल पावर स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि वो, कुछ लोग नेचुरली सीख रहे होते हैं कि हमने नाकामी को दिल पे नहीं लेना। कुछ लोगों को ये सिखाना पड़ता है कि इट्स ओके, इफ यू फेल इट्स ओके। पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों की नाकामी के ऊपर उनको डांटे मत, उनका मजाक मत उड़ाएं, उनको हौसला दे कि इट्स ओके, ये सिर्फ एक पेपर था, हम्म, इट्स ओके, यू कैन डू बेटर। अगर उसके 90% मार्क्स नहीं आए हैं, अगर वो एक एवरेज स्टूडेंट है तो इट्स ओके। मेरी क्लास में या आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो टॉपर्स थे, और अगर मैं आज बिल्कुल। बात करूं तो एवरेज स्टूडेंट्स ज्यादा सक्सेसफुल हैं एज कंपेयर टू हम्म, टॉपर्स। उसकी बिल्कुल रीजन ऐसे ही। क्या है? टॉपर्स
सिर्फ पढ़ाई में बिजी रहते थे। जो एवरेज स्टूडेंट्स थे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी थी, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी थी, वो टीम्स में काम भी करते थे, वो घूमने फिरने भी जाते थे, वो इमोशनली इंटेलिजेंट थे। तो अगर आपका बच्चा एवरेज मार्क्स ले रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। 95% मार्क्स लेना जरूरी नहीं है। हर किसी को आप इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना सकते। अगर वो फाइन आर्ट्स पढ़ना चाह रहा है तो इट्स अ बिग थिंग। जस्ट इमेजिन अगर दुनिया में आर्ट्स ना होता तो हमारी जिंदगी तो बड़ी बेरंग होती, कोई उसके अंदर रंग ही ना होते। तो पेरेंट्स कुछ होते हैं जो कहते हैं लो फाइन आर्ट्स भी कोई सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। मुझे ये रिसेंटली बात सुनने को मिली और मुझे बहुत बुरा लगा। रीजन इज कि हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। आप जबरदस्ती बिल्कुल। एक बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा के डॉक्टर बना रहे हो, तो सोचो वो कैसा डॉक्टर होगा। क्या वो जान बचाएगा या किसी की जान लेने का सबब बन जाएगा। सो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि उनके बच्चे को उन्होंने इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना है, जज्बाती नहीं बनाना। उसे सिखाना है इट्स ओके टू फेल सम टाइम। व्हाट यू नीड टू डू इज गेट अप एंड डू इट अगेन। दोबारा करो, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम तैयबा, आपने जो अपना कीमती टाइम और अपना जो एक्सपीरियंस इल्मी सिटी और मेरे साथ और हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया, उसके लिए इल्मी सिटी आपको शुक्रगुजार है। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सर थैंक यू सो मच।